हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका 4th चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे थे एंड किस तरह से यूरोप में फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप की जाती हैं एंड आफ्टर दैट जो है इंडिया की सिचुएशन के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फैक्ट्री सेटअप होने से पहले भी जो है इंडिया से कॉटन एंड सिल्क का जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सपोर्ट हुआ करता था। इसकी डिमांड जो है वो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इंडिया से जो बना हुआ कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का था एंड इसे जो है जो यूरोपियन मार्केट थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही थी। इतने फाइन टाइप का जो कपड़ा है वो वहाँ पे नहीं बना पाते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट जो है हमने देखा था कि 1854 में जो है सबसे पहले जो फैक्ट्री है वो बॉम्बे में सेटअप की जाती है एंड एक तरह से जो है उसके बाद में जो है किस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री जो है पूरी सेटअप होती है उसके बारे में बात की थी एंड बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज जो है वो अलग अलग जगह पे जो है बनाई जाती हैं। तो इन फैक्ट्रीज में अब जो एक तरह से वर्कर्स होते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पे बनेगी उतने ज़्यादा वर्कर्स की भी यहाँ पे ज़रूरत रहती है। तो ये जो वर्कर्स थे वो कहाँ से आ रहे थे, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमने देखा था कि जो वर्कर्स हैं वो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं मीन जिस एरिया में फैक्ट्रीज जो है या फिर जिस सिटी में फैक्ट्री जो है वो सेटअप की जाती हैं तो उसके आसपास के एरियाज के जो लोग होते हैं ना वो यहाँ पे काम करने के लिए आ जाते हैं। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए या फिर जो विलेजेस हो गए, विलेजेस के जो किसान होते हैं जो कि फ्री होते हैं जब उन्हें काम नहीं मिलता है गाँव में तो फैक्ट्रीज में जो है वो काम करने के लिए आ जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। नाउ वी विल सी दैट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं यहाँ पे, राइट। तो अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तो हमारे इंडिया का हो चुका है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं राइट उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पे प्रीडोमिनेट कर रही थी। तो बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो यहाँ पे थी ही बट उसके ऊपर जो लोग हैं वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं अभी भारत में। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ना वो ज़्यादा यहाँ पे प्रीडोमिनेट थी अभी भी, राइट। इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो चुका था तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा यहाँ पे प्रीडोमिनेट करती हैं, राइट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वॉर जो है जब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो जब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई थी, ओके। बट जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं ना वो एक तरह से धीरे धीरे ही यहाँ पे सेटअप होती हैं, वो पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा सेगमेंट ही रहते हैं, right. And mostly about 67% in the 1911 were located in the Bengal and Bombay। तो बंगाल एंड बॉम्बे जैसे जो सिटीज है ना वहीं पे जो है लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वो बनाई गई थी एंड ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है वो अभी भी प्रीडोमिनेट रहता है। So only a small proportion of the total industrial labor force worked in the registered factories। तो ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं ऑब्वियसली ये रजिस्टर्ड होती हैं एंड उसमें जो जितनी भी वर्क फोर्स होती है ना, जो पूरे भारत की अगर हम बात करें पूरे भारत का जो वर्क फोर्स है ना उसका जस्ट 5% ही जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था। बाकी 95% जो वर्क फोर्स है ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहे थे, ओके। सो द रेस्ट वर्क इन दी स्मॉल वर्कशॉप्स या फिर जो हाउस होल्ड यूनिट्स लोगों ने अपने घरों में ही लगाई हुई थी, छोटे वर्कशॉप्स में ही जो है ये वर्कफोर्स काम कर रही थी। एंड जैसे कि ये जो वर्कशॉप्स होती हैं या फिर हाउस होल्ड यूनिट्स होती हैं ना वो छोटी छोटी गलियां होती हैं, भीड़ी सी जो गलियां होती हैं तो वहीं पे जो है इन्हें बनाया गया था, वहीं पे वर्कशॉप्स जो है ये लगाई गई थी, ये बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी। एंड इवन कई बार तो जो लोग वहाँ से गुजरा करते थे उन्हें तो ये भी नहीं पता चलता था कि यहाँ पे छोटी मोटी कोई वर्कशॉप भी चल रही है। तो वहीं पे जो है 95% जो वर्कफोर्स है वो काम कर रहे थे। सो इनफैक्ट इन सम केसेस जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन है ना, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो होता है वो 20th सेंचुरी में ही एक्सपेंड हुआ था एंड दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें, हैंडलूम सेक्टर हो गया या फिर हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन हो गया वो यहाँ पे 20th सेंचुरी में ही जो है एक्चुअली एक्सपेंड होता है।
सो वाइल जो चीप मशीन मेड थ्रेड था वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द वीवर सर्वाइव्ड डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। तो जो मशीनों के साथ बना हुआ थ्रेड था ना, वो यहाँ पे स्पिनिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा फेमस हो रहा था, बट फिर भी ये जो वीवर्स है ना, जो कि छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं डिस्पाइट दी प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो मशीन के साथ बना हुआ थ्रेड था वो सस्ता भी पड़ रहा था, डेट इज वो जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है ना, तो वहीं से वो ज़्यादा खरीद रही थी। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, बट फिर भी जो है कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में भी जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं। ओके, एंड इन द 20th सेंचुरी जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन है, राइट, वो जो है एक्सपेंड होता है स्टेडली, ऑलमोस्ट जो है ये एक तरह से 3 गुना हो जाता है बिटवीन 1900 से लेकर 1940 के बीच में। सो ये जो प्रोडक्शन है ये किस तरह से बढ़ता है, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो वहां पे भी जो पहले तो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, बट बाद में जो है प्रोडक्शन जो है वो एक तरह से 3 गुना हो जाता है। तो ये किस तरह से होता है? दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस। तो इसमें जो है कुछ हाथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी था, नई टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। तो जो हैंडीक्राफ्ट पीपल है उन्होंने जो है नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे जो है अडॉप्ट कर ली थी, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है एंड विदाउट एक्सेसिवली पुशिंग अप द कॉस्ट, राइट। इस तरह की टेक्नोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से जो कॉस्ट होता है ना फाइनल प्रोडक्ट का, वो भी नहीं बढ़ता है। सो बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वीवर्स हैं दे वीवर यूजिंग द लूम्स विद अ फ्लाई शटल। यहाँ पे फ्लाई शटल जो होती है एक टेक्नोलॉजी है, एक मशीन होती है, उसके साथ जो है इन्होंने यहाँ पे लूम्स जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो चुकी थी, प्रोडक्शन जो है वो स्पीड अप हो चुका था एंड लेबर की जो डिमांड होती है ना वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ऑब्वियसली जो चीज पहले 10 वर्कर काम कर रहे थे एक चीज के लिए, वही चीज अब जो है एक मशीन यहाँ पे काम कर सकती है, मशीन के साथ एक वर्कर ही जो है वो काम कर सकता है। तो जो लेबर डिमांड है वो यहाँ पे कम हो जाती है। बाय 1941 ओवर 35% जो हैंडलूम थे इन इंडिया वर फिटेड विद द फ्लाई शटल। तो 35% जो वीवर्स थे उन्होंने यहाँ पे मशीन बेस्ड जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी थी। त्रवंकोर, मद्रास, मैसूर, बंगाल, द प्रोपोर्शन वाज 70 to 80%। तो इन एरियाज में जो है 70 to 80% वीवर्स ने मशीन्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे इनोवेशंस थे जिसकी वजह से जो है वीवर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके थे एंड मिल सेक्टर जो होता है ना उसके साथ जो है वो अच्छे से कम्पीट भी कर सकते हैं। ओके, सो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजीशन देन द अदर टू सर्वाइव द कंपटीशन विद द मिल इंडस्ट्रीज। तो कई ऐसे ग्रुप्स थे वीवर्स के, वो अच्छी पोजीशन में थे कि वो मिल इंडस्ट्रीज के साथ जो है अच्छे से एक तरह से सर्वाइव कर पाते हैं, कम्पीट भी कर पाते हैं। सो अमंग्स वीवर, इन वीवर्स में से जो है कुछ यहाँ पे कोर्स क्लॉथ जो होते हैं ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे, कुछ यहाँ पे फाइनर वेराइटीज जो होती हैं कपड़े की, उसे एक जो होता है ना सस्ता कपड़ा होता है जो कि ज़्यादा फाइन क्वालिटी का नहीं होता है, कुछ वीवर्स वो बनाया करते थे, कुछ यहाँ पे फाइनल वेराइटी का जो कपड़े होते वो बनाया करते थे। ओके, तो ये जो हल्का कपड़ा होता था ना वो गरीब उसे खरीद सकता था एंड इवन इसकी जो डिमांड थी वो फ्लक्चुएट होती रहती थी। फ्लक्चुएट किस तरह से होती थी, कभी डिमांड कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। ऑब्वियसली डिमांड कब कम होगी, जब यहाँ पे बैड हार्वेस्ट या फिर फेमाइंस आएंगे तब इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी एंड जब यहाँ पे उनकी अच्छी हार्वेस्ट हो जाएगी तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, राइट। एंड द डिमांड फॉर द फाइनल वेराइटीज, अगर फाइनल वेराइटीज की बात करें तो ऑब्वियसली इसे अमीर लोग ही खरीदेंगे, तो उनका जो है हार्वेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं था, हार्वेस्ट अच्छी हो बुरी हो वो इस कपड़े को खरीद ही लेंगे। ओके, सो फेमाइन डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी एंड जैसे कि बलूचरी साड़ीज होती हैं, बनारसी साड़ी होती है जो कि फाइनर टाइप के कपड़े होते हैं, तो इसके ऊपर कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है। एंड मोर ओवर एज यू हैव सीन मिल कुड नॉट इमिटेट द स्पेशलाइज्ड वीवर्स। तो स्पेशलाइज्ड वीवर्स होते हैं जो बनारसी साड़ी बनाते हैं या फिर बालूचारी साड़ीज बनाते हैं, तो मिल्स भी जो है, मशीन भी जो है वो इतनी अच्छी साड़ीज नहीं बना सकते थे जितनी अच्छी जो वीवर्स हैं हाथ के साथ बना लेते थे। ओके, तो ऐसी साड़ी जिनके जो है बॉर्डर्स को बुना होता था या फिर फेमस लुंगीज हो गई, हैंड कर्चीफ थे यहाँ पे मद्रास के, वो जो है दे कुड नॉट बी इजिली डिस्प्लेस्ड बाय द मिल प्रोडक्शन। तो उसे जो है इजिली डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता था मिल प्रोडक्शन के साथ। ओके, उसकी डिमांड यहाँ पे कंटिन्यू ही रहती है चाहे मिल्स यहाँ पे सेटअप हो चुकी थी, मिल्स भी जो है इतना अच्छा कपड़ा नहीं बना पाती थी, राइट। एंड
वेवर्स एंड जो कुछ और जो क्राफ्ट पर्सन थे, दे कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी, अपने प्रोडक्शन जो एक्सपेंड करते रहते हैं एंड चाहे वो ज़्यादा प्रोस्पेरस नहीं होते हैं। हार्ड लाइफ वो व्यतीत करते थे, लंबे समय तक वो काम किया करते थे एंड कभी तो हमने ये भी देखा है कि हाउस होल्ड के जितने भी लोग हैं वो सारे ही जो है कपड़े को बनाने के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें वो इंक्लूड होते थे एंड बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट ऑफ द पास्ट टाइम, क्योंकि जो है इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले भी वो काम कर रहे थे। तो इंडस्ट्री जब यहाँ पे सेटअप हो गई थी तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पास्ट बन के यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो साथ साथ यहाँ पे कंटिन्यू रहते, वो चले ही रहते हैं, वो पीछे नहीं रह जाते हैं, वो एक तरह से कदम मिला के यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही चलते हैं। जो हाथ के साथ काम करते थे लोग, उनकी यहाँ पे बात हो रही है, राइट। एंड उनकी लाइफ एंड उनकी जो लेबर है, इट वाज एन इंटेग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उनकी लेबर एंड उनकी जो लाइफ है वो एक इंटेग्रल प्रोसेस था पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो उससे जो है एक तरह से हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ओके, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं यहाँ पे। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही रिलेटेड हैं। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव